गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार में असेंबली का इलेक्शन होने वाला है और जो है वो बहुत करीब आ गया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है काफ़ी अपने कैंपेन को तेज़ कर दिया है। और अ, लेकिन अभी भी बिहार की मतलब जो है इलेक्शन की तस्वीर कोई क्लियर नहीं हुई। ऐसा लगता है कि बिहार का इलेक्शन जो है इस बार ओपन रहने वाला है और आखिरी मोमेंट तक ये शायद वो कहना मुश्किल हो जाएगा या कि कौन गठबंधन सत्ता में आएगा। लेकिन जो कुछ भी लोग मतलब फील्ड में जा रहे हैं या जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं उसमें भी मतलब जो है लोगों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो किसी बड़े रुझान का कोई मतलब जो है असर दिखता नहीं। आप एनडीए का भी वही हाल है कि मतलब जो है आ भी सकती है और तेजस्वी का जो है महागठबंधन वो भी मतलब जो है देख लग रहा है कि वो भी आ सकती है सत्ता में। तो इसमें इसका मतलब ये है कि कोई श्योर नहीं है कि कौन सा गठबंधन एनडीए आएगा या महागठबंधन। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंपेन में लगी हुई हैं। एनडीए की तरफ से जो है प्रधानमंत्री भी गए थे कैंपेन करने के लिए कल और जो है नीतीश कुमार भी अब लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जो है उनकी मतलब जो है सेहत ठीक नहीं है, लेकिन कैंपेन जा रहे हैं कर रहे हैं तो उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उन कोई सीरियस ट्रबल में हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन ने जो है अपने चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मुकेश सहनी जो है जो गठबंधन का हिस्सा हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है डिक्लेयर किया है। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो है तेजस्वी के चीफ मिनिस्टर घोषित करने की, क्योंकि एक चीज़ तो देखी जा रही है जो क्लियर लग रही है कि जो यंग जनरेशन है वो उसको जो कुछ भी जो है मतलब तेजस्वी ने प्रॉमिस किया है, हालांकि वो कितना प्रॉमिस फुलफिल कर पाएंगे वो लगता नहीं कि हो पाएगा, लेकिन यंग जनरेशन जो है उसके उसकी तरफ झुकाव हुआ है। बाकी जो उनका जातीय समीकरण है तो वो जातीय समीकरण भी उनके फेवर में जाता है। तो अगर यंग जनरेशन का बड़ा हिस्सा अगर तेजस्वी की तरफ चला जाता है तो वो मतलब जो है उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन जो है दूसरी तरफ आप देखेंगे नीतीश कुमार का जो एनडीए है, तो नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, तो उनका वोट बैंक है अति पिछड़ा वर्ग है या कुछ जो है अल्पसंख्यकों का भी वोट है और उनकी अपनी जाति जो बहुत 2% से भी कम है, कुर्मी समुदाय उनका वोट है। लेकिन उनका एक वोट बैंक जो बड़ा वोट बैंक है जो महिला, तो महिलाओं ने जो है शराबबंदी की वजह से नीतीश का बड़ा सपोर्ट किया है। हालांकि उस पर एक विवाद है कि शराबबंदी जो है सही ढंग से बिहार में लागू नहीं की गई, वो एक अलग इशू है। लेकिन मोटे तौर पे शराबबंदी तो है ही है और उसका महिला समर्थन करती। और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के नाम पे जो है जो महिलाओं को जो है कुछ मतलब जो है कंट्रीब्यूट किया है, तो उससे भी महिलाएं अपने छोटे मोटे रोज़गार जो है, और अभी जो 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं तो वो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को जो दिया गया है तो वो भी एक रोल प्ले करेगा। क्योंकि जो है गांव के स्तर पे 10 हज़ार रुपये दीजिएगा तो छोटा मोटा काम जो है 10 हज़ार में, हालांकि 10 हज़ार आज की डेट में बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ज़ीरो से तो बेहतर ही। कुछ नहीं है तो 10 हज़ार में कुछ ना कुछ मतलब जो है आप कर सकते हैं छोटा मोटा धंधा। और अगर चल पड़ा तो बाकी सरकार ने वादा किया है कि और भी 2 लाख का जो है उनको कर्ज दिया जाएगा। तो ये दो बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ जो है महिला का वोट जो नीतीश कुमार को जा सकता है और ज़्यादा, और दूसरी तरफ यंग जनरेशन जो न्यू वोटर है या यंग जनरेशन है तो वो तेजस्वी की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। तो ये बाकी जातीय एनडीए को जो है बीजेपी का समर्थन है और महागठबंधन को जातीय समीकरण का। उसमें से जो है जो जातीय समीकरण खास के जो है तेजस्वी के यादव कम्युनिटी है और साथ में मुसलमान को वोट जो है जो ज़्यादातर मुस्लिम इस बार वोटर उनका भी रुझान ऐसा लग रहा है कि वो तेजस्वी को देंगे। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में जो है नीतीश कुमार को मतलब जो है वोट देते रहे मुसलमान, और मुसलमानों के लिए नीतीश ने काफ़ी अच्छा काम किया है।
लालू ने 15 साल में कुछ भी नहीं किया मुसलमानों के लिए, सिवाय जो है बात करने की। लेकिन नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कई ठोस कदम उठाए। हालांकि उनके वक्फ बोर्ड पे थोड़े से उनके जो मतलब जो है स्टैंड रहे हैं, उससे मुसलमान खुश नहीं और काफ़ी बड़े तबके में नाराज़गी है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किए। तो पहले जो सपोर्ट मिलता था, लेकिन वक्फ बोर्ड की वजह से और थोड़ा सा ये भी लोग दिख रहा है कि नीतीश कुमार कंट्रोल में नहीं, अपनी पार्टी को नहीं पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार को या पार्टी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये मैसेज क्लियर जो है आम आदमी के बीच चला गया है। इससे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचने वाला है कि जो ख़ास के जो अल्पसंख्यक वोटर है वो शायद जो है और ज़्यादा जो है वो तेजस्वी को वोट दे। अदरवाइज़ जो है काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमान भी नीतीश कुमार को वोट देते रहे हैं। और मतलब जो है दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने ये क्लियर नहीं किया कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इससे कोई क्लियरिटी नहीं मिलती। यानी अगर एनडीए को बहुमत आ जाता है तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन होगा, जैसा कि अमित शाह ने कहा है कि जो है वो सर्वदलीय बैठक बैठेंगे चुनाव के बाद, और अगर एनडीए को बहुमत आता है तो वो चुनेंगे अपना नेता। तो ये तो नेता चुनेंगे तो किसी को भी नेता चुन सकते हैं। यहाँ पे तो कोई क्लियरिटी नहीं कि नीतीश कुमार ही, जैसे 2020 के इलेक्शन में क्लियर कर दिया गया था कि एनडीए अगर सत्ता में आई तो नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे, बिल्कुल क्लियरिटी थी। और आम लोगों ने जो है नीतीश कुमार के कामकाज पे या जो भी जो है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो है, लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको लेकर लोग सेटिस्फाई थे तो नीतीश कुमार को उनके। लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार का सिर्फ फेस बनाया जाए, अब बीजेपी क्या कर रही है कि नीतीश कुमार के नाम पे वोट ले लिया जाए और फिर बाद में जो है मतलब नीतीश कुमार की जगह पे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जेडीयू और बीजेपी के बीच कोई अंदरूनी सहमति बनी है और उस अंदरूनी सहमति में ये मतलब जो है एग्रीमेंट कुछ इस तरीके का हुआ होगा कि नीतीश कुमार जो है आफ्टर इलेक्शन कोई इनको रिस्पेक्टेड पोस्ट दे दिया जाए, जैसे किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल काम तो आपको होता नहीं, सेरेमोनियल उसमें वर्क होते हैं, तो वहाँ पे नीतीश अपना से निभाएंगे। तो बाद में नीतीश कुमार कहीं गवर्नर बन जाए और मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का बन जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इतनी आसानी से नहीं हो सकता ये। अगर ये मतलब जो है नीतीश की सहमति है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनको सेहत को देख के अगर इस तरीके फैसला किया जाता है कि उनको किनारे कर दिया जाए, उनकी सहमति के बगैर जो है उन्हें जो है उनको मुख्यमंत्री पद से मतलब किनारे कर दिया जाए, तो ये मेरे को लगता है कि बहुत आसानी से नहीं होने वाला। जो बीजेपी का गेम प्लान है कि नीतीश कुमार को मतलब किनारे करके बगैर नीतीश के सहमति से एनडीए सरकार नहीं बना सकती, ये बात पक्की। नीतीश कुमार की रजामंदी और सहमति बहुत ज़रूरी है कि ठीक है भाई हम गवर्नर बन जाएंगे और मेरी पार्टी एनडीए में रहेगी और बीजेपी का सपोर्ट करेगी। अदरवाइज लेकिन नीतीश कुमार, जैसे हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कंट्रोल में नहीं दिखते और कंट्रोल में नहीं होने की वजह से ये थोड़ा शुभा होता है कि पता नहीं ये डिसीज़न नीतीश कुमार का है कि हम जो है आगे सत्ता में हम नहीं भागीदार बनेंगे या मुख्यमंत्री का दावा नहीं करेंगे, या ये एनडीए का फैसला है या जेडीयू के कुछ एक जो सर्किल है उनका फैसला है कि नीतीश कुमार तो अब फैसला लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए धीरे धीरे इनको किनारे कर दिया जाए और बीजेपी की सरकार। दूसरी तरफ महागठबंधन, जैसे हमने कहा कि तेजस्वी पिछली बार सरकार बनाते बनाते रह गए, इस बार उनको एक चांस और है, गोल्डन चांस है कि क्योंकि उनका गठबंधन भी जो है काफ़ी मतलब जो है सक्षम दिखता, आरजेडी है, कांग्रेस है
और मुकेश सहनी की पार्टी है, तो ये तीनों को कंबाइन देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसके भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है। और जैसा हमने कह रहे हैं कि लोग भी मतलब लोग भी ये चाहते हैं कि जो है तेजस्वी को एक मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार अगर मतलब फिट रहते, सेहतमंद रहते, तो वो नीतीश कुमार ही आगे चीफ मिनिस्टर बनते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सेहत ना होने की वजह से एक वैक्यूम के मतलब जो है वहाँ पे हो गया है, और वो उस वैक्यूम को कैसे भरा जाएगा, कैसे फुलफिल किया जाएगा, वो एक जन स्वराज कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के वैक्यूम को भरा जाए। और ख़ासकर माइग्रेटेड लेबर जो हैं, जो वापस आ रहे हैं, और उनमें से काफ़ी जन स्वराज के समर्थक हैं। हालांकि जन स्वराज को अभी ज़मीन बनाने में ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा और अगले इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस बार का इलेक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ख़ास के जन स्वराज के इंटर करने से। पहले सीधा फाइट होता था, आरजेडी का गठबंधन है, इधर बीजेपी का गठबंधन है, इधर नीतीश कुमार हैं, उधर कांग्रेस है। लेकिन इस बार थर्ड पार्टी की एंट्री होने की वजह से, जन स्वराज की एंट्री होने की वजह से एक ये बात तो पक्की है कि ये वोट कुछ न कुछ दोनों ही मतलब जो है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों के वोट काटेंगे। ये कितनी तादाद में काटते हैं ये वक्त आने वाला होता है। जैसे बताया जाता है कि 70% लोग इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते हैं, 70-72। अब बाकी 28% जो वोट बच जाता है वो तो मतलब जो है इन दोनों में से किसी को नहीं देता। तो वो वोट हासिल करने में, या जो फ्लोटिंग वोट होता है उस वोट को हासिल करने में ये प्रशांत किशोर कितने कामयाब होते हैं। अगर 10 से 12% वो वोट ले आते हैं और 10 से 15 सीट उनकी आ जाती है, तो वो भी एक मतलब मजबूत जो है उनकी पोजीशन बन जाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब, हालांकि 6 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे पोजीशन और क्लियर होती जाएगी। एक तीसरी एंट्री है ओवैसी की। उन्होंने भी लगभग शायद 30 कैंडिडेट खड़े किए हैं। पिछली बार 5 कैंडिडेट उनके जीते भी थे, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उनकी पार्टी को उतना असर और नहीं होना चाहिए भी। मुसलमानों को भी चाहिए कि उनको वोट ना दे, क्योंकि उनको वोट देने का मतलब है वेस्ट करने। आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से आप बीजेपी को फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे तो फेवर कर रहे हैं। उनका काम यही है कि जो है महागठबंधन के वोट को काटो और उससे सीधे सीधे बेनिफिट जो है बीजेपी। हालांकि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते तो उसमें मुसलमान को भी कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन बीजेपी मतलब सत्ता में आए क्योंकि उसकी पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जो हमेशा अल्पसंख्यक, एक वहाँ उनके प्रवक्ता ऑन कैमरा ये बोल रहे टीवी पे कि हम किसी बहुत फ़ख्र के साथ ये बात करें कि हम किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, हम किसी भी मंत्री को मंत्री नहीं, किसी भी एमएलए को मंत्री नहीं बनाएंगे, ना ही किसी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, ये मेरी पॉलिसी है। खुलेआम कर रहे, मुझे मुसलमान वोट नहीं देता इसलिए हम नहीं करेंगे। तो क्यों वोट देगा भाई मुसलमान? ठीक है, एक तरफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सब ये बात, इस मुहावरे को बदल देना चाहिए कि हम सबका साथ नहीं चाहते और न सबका हम विकास चाहते, हम एक विशेष वर्ग का विकास नहीं चाहते, ये बोल देना चाहिए। हम सिर्फ एक विशेष वर्ग का ही विकास चाहते और एक विशेष वर्ग का विकास नहीं चाहते, ये क्लियर कर देना चाहिए सेंट्रल लीडरशिप को। जो भी उनके पॉलिसी एंड प्रोग्राम, तब जनता के बीच में जाना चाहिए कि भाई हम साफ कहते रहें कि मुझे जो है सिर्फ विकास जो है इन्हीं कम्युनिटी, इन्हीं क्लास का करना, बाकी दूसरी कम्युनिटी क्लास का हमने नहीं करना। ना हम उनके एमएलए बनाएंगे, उन्होंने टिकट भी नहीं दी है, ना हम उनका मंत्री बनाएंगे, ना हम उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और इस तरीके से जो है हम उन्हें अपना किनारे करेंगे। तो फिर ये जो बात कहने का बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि सबका साथ सबका विकास जो है, और दूसरे प्रवक्ता के नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का तो नारा है सबका साथ सब, कैसा सबका साथ सबका, दूसरा आके कह रहा है कि हम किसी, इनका ना वोट चाहिए, ना इनका मंत्री बनेगा, ना एमएलए बनेगा।
तो बहरहाल इस पे भी अपना जो है पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए, और इस तरीके की जो बात ऑन एयर आके टेलीविज़न पे लोग जो करते हैं उससे परहेज़ करना चाहिए, ताकि जो है आप किसी भी कम्युनिटी का इस तरीके की बातों से विश्वास नहीं जीत सकते, और भरोसा टूटता ही इससे। तो बहरहाल देखिए, आने वाला जैसे हम कह रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन एक ओपन इलेक्शन होगा, और इस वक्त बात जो है आते जो है चुनाव तक लोगों का मूड क्या होता है वो आने वाला वक्त को बताएगा। फर्स्ट फेज़ का चुनाव 6 नवंबर को है, उसके बाद 11 नवंबर को है। तो आने वाले 11 नवंबर को जब मतगणना होगी तब पोजीशन क्लियर होगी। आज इतने ही, फिर आगे इस पे बात करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।